हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य पांडे और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फोर्थ लेक्चर में। पिछले 3 लेक्चर में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन था, सारे क्वेश्चंस देखे थे। और अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक टेबल दिया था, जो कि हमारे को हाइब्रिडाइजेशन बताता है और स्टेरिक नंबर के रिलेशन बताता है हाइब्रिडाइजेशन से। और दूसरा बताता है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के एग्जाम्पलर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। और हमने पिछले 3 लेक्चर्स में करीब हमने 60 क्वेश्चंस कर दिए थे। हमने एग्जैक्टली 59th क्वेश्चन पे स्टॉप करा था। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लॉन्ग आंसर टाइप सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम लॉन्ग आंसर टाइप सॉल्व करेंगे, जो कि दिख रहे हैं खाली 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कवर होंगे। धीरे धीरे करेंगे, आराम से। तो अभी एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम डाइपोल मोमेंट्स के साथ, जो कि हमारा 60th क्वेश्चन है। तो 60th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहले ये बोल रहा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली बॉन्ड मोमेंट्स एंड द रिजल्टेंट डाइपोल इन कार्बन डाइऑक्साइड NF3 CHCl3। ठीक है। अब अगर हम देखें तो पहले हम क्वेश्चन 2 कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन 2 है ड्राइंग और इन सब का, और ज्यादा डिस्कशन वाला याद करने वाली चीजें क्वेश्चन 1 में। तो हम पहले पार्ट 2 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करना है हमें, जो कि इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इस तरफ आता है ये और इस तरफ आता है ये, है ना। अगर हम देखें, इसका क्या होगा, थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाता है इस पे और थोड़ा सा इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन के लिए देखेंगे, इसमें थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाता है, इसमें थोड़ा सा प्लस चार्ज आ सकता है। तो आप ये क्लियरली देख रहे हो कि जो बीच में आता है, 2 डेल प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, हमारे कार्बन पे। अब आप ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मेन मेन हो रहा है कि सेम वैल्यू, मॉड मतलब वैल्यू बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट सेम वैल्यू होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में प्लस डी आ रहा है डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में डी ही वैल्यू होगा लेकिन माइनस होगा, तो प्लस डी और माइनस डी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट आता है 0 के करीब, ठीक है। अगर हम बात करें NF3 के बारे में, फिर NF3 का स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और ऐसे 2 लोन पेयर्स भी हैं, एक लोन पेयर है मतलब, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा, इसमें भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा, और इसमें भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा। यहाँ क्या होगा, नाइट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ भी होगा, है ना। अब इसका बेसिकली क्या ओवरऑल लॉजिक ये होता है कि पहले मान लो इसको नंबर कर देते हैं 1 2 3 4, है ना। पहले क्या होगा, 1 और 3 के बीच, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, हम एक वेक्टर सम निकालेंगे। मान लो ये आ गया ए, फिर क्या होगा, A और 2 सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इधर का टोटल टोटल डाइपोल मोमेंट इस तरफ का आ रहा है 2 + A वेक्टर मान लो, ठीक है। और वो आ रहा है नंबर 4 के डायरेक्शन में जो कि ऊपर है, मान लो D आ रहा है, ये कुछ P हो रहा है, ठीक है। 2 वो नंबर नहीं है, 2 ये नंबर बॉन्ड का नंबर है। तो अब क्या होगा कि 2 + A का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा हमारे डी से ज्यादा होगा, डी से ज्यादा होगा। और वो क्यों होगा, देखो, क्योंकि यहाँ ये 3 वेक्टर का सम है, ठीक है। और 4 वाली जो डी है वो खाली एक वेक्टर का सम है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्या बोलता है,
रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो पॉजिटिव होगा। हम ये वाला साइड पॉजिटिव मान लो, ये वाला साइड नेगेटिव मान लो, है ना, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। अगला वाला देखें हम CH Cl3 के बारे में। तो CH Cl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH है, CH Cl3, है ना। तो अब कैसा होगा देखो, कार्बन से क्लोरीन के पास होगा, कार्बन से क्लोरीन और कार्बन से क्लोरीन होगा, उसी के साथ हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, है ना। तो अब ये नंबरिंग कर लेते हैं, ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 3 है, और ये वेक्टर 4 है। तो वेक्टर 1 और वेक्टर 3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर 2 के पैरेलल आएगा ऐसे। मान लो वो बोल देते हैं ए। अब वेक्टर 4, वेक्टर 2 और वेक्टर A जो है वो तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका क्या आएगा? 2 + A + 4 वेक्टर का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, मतलब इसमें भी डाइपोल मोमेंट है। किस डायरेक्शन में? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इसके डाइपोल मोमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 60 के पहले पार्ट का, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एंड फ्यू ऑफ द एप्लीकेशन है, सबसे पहला है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो हमें हेल्प करता है डिफरेंस बताने में। किसके बीच के डिफरेंस बताने में? पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस बताने में। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो ये याद कर लो, जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर है, मतलब उनमें प्लस माइनस वाले पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे याद रखो। और हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमारा NF3 एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। लेकिन हमारा CO2 जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये तो सबसे बड़ा और ऑब्वियस डिफरेंस बता देता है। दूसरी चीज जो बताता है डाइपोल मोमेंट, इन अ वे हमें बताता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और वो हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे दे सकता है हमारे डाइपोल मोमेंट हमारे को? सॉरी। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो दो चीजों, मेन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो हमें पता है कि जो एटम्स के बीच का है वो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। दूसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करता है वो है हमारा अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बीच का डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड्स के अरेंजमेंट, तीनों दोनों पे डिपेंड करता है। अब अगर ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है तो ये थोड़ा बहुत शेप के बारे में आइडिया दे सकता है हमको। इसी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के शेप को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज जो वो बताता है, तो वो तीसरी चीज हमें बताता है हमारा मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ पोलैरिटी। क्या बताता है? डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी बेसिकली ये आइडिया है कि डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा डिग्री ऑफ पोलैरिटी होता है। ओके, तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ज्यादा डाइपोल मोमेंट, ज्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस, तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर आयोनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल भी एक चीज है जो हम डाइपोल मोमेंट से बता सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लेक्चर में देखा था, किसी भी कंपाउंड का आयोनिक स्ट्रेंथ
डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी पूरी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर काम करता। हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो आयोनिक स्ट्रेंथ या आयोनिक कैरेक्टर के बारे में भी बता सकता है। ओके, तो ये हमारा 60th क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि हमें पता चल जाता है बेसिकली कि आयोनिक कैरेक्टर की भी कैसे हम बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट की वजह से, और डाइपोल मोमेंट पर्टिकुलरली CO2 NF3 और CHCl। अब हम करते हैं 61st क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ एक वार्निंग अभी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात या वार्निंग आपको जो समझना है। हेलो गौरव, से स्क्रीन दिख रहा है क्या? आगे स्क्रीन तो दिख रहा है बट वॉइस ना बहुत क्लियर नहीं आ रही है। लास्ट वाले अच्छा क्वेश्चन में भी ना बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। कोई और अच्छा, प्लेस है जहाँ पे बैठ सकते हैं हम लोग? मैं एक मिनट दूसरा रूम देख के आ जाता हूँ अगर वो खाली है कि नहीं हाँ है। हाँ हाँ। हेलो गौरव सर। हाँ आदित्य। हेलो। हाँ सर, तो मैंने ट्राई करा है सर, दूसरे रूम में आ गया हूँ मैं अभी। बढ़िया। आई होप कि यहाँ पे सही आ जाएगा, है ना? तो हाँ ठीक है, सर, आई होप आप सो। स्टार्ट करो। बिल्कुल आप परेशान ठीक नहीं हो, है। कंफर्टेबल रहो, है ना? हाँ हाँ। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हमें 61st और 62nd क्वेश्चन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 61st आपका बेसिकली MOT के सारे लॉजिक क्लियर कर लेगा हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के ऊपर, और 62nd क्वेश्चन जो है वो हमें बताएगा कोवेलेंट बॉन्ड और वेलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में थोड़ा। तो प्लीज दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से। अब हम आ जाते हैं हमारे 61st क्वेश्चन पे। तो 61st बोल रहा है कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगाओ एंड शो दैट N2 would be expected to have triple bond, F2 a single bond and Ne2 a no bond। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है, हमें बेसिकली पहले तो N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे डायग्राम से, है ना, ये वाले डायग्राम से, जो कि ये बताता है हमारे को हमारा सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और ये बता रहा है हमको हमारा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसी के ऊपर हमारे 2s ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो सिग्मा 2s ऑर्बिटल आएगा, और ये क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। अब क्या होता है, नाइट्रोजन के केस में बाहर आ जाता है पाई 2x 2px पाई 2py, उसके ऊपर आ जाता है सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर हमारा ऊपर इसके एंटी बॉन्डिंग आएगा, तो पहले पाई स्टार आएगा और फिर आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2p। ये कैसे याद रखना है, अगर नाइट्रोज एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 है तो फिर ये वाला सीन होगा, और अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा, ये 2pz नीचे आएगा, और ये 2π 2px और 2py जो है ये ऊपर चले जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब नाइट्रोजन के एटम्स, अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे। ठीक है, आराम से दो दो दो, इनमें भी दो दो, दो इधर, दो इधर, दो इधर, छह, 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो हमारे 1s में चार हैं, हमारे 2s में चार हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये भी कनेक्ट हो गए हैं ऐसे, बट ऊपर वाले खाली है, तो ये वाला पूरा सीन है। तो हम क्या देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब देखें, तो क्या होगा, सिग्मा स्टार दो है ना, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार
2s2, पाई 2p(x) में दो हैं, पाई 2py में दो थे, और सिग्मा 2pz में दो है। ये है कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग का जो डिफरेंस बनता है, राइट। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये छोटे छोटे वाले नीचे वाले जो होते हैं, तो ये बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया, और मैं और ऊपर रहूं तो ये वाले जो है ये बॉन्डिंग हो गए। तो बॉन्डिंग में कितने, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। एंटी बॉन्डिंग ये वाला, ओके, एंटी बॉन्डिंग एक और ये वाला जो है, क्योंकि ये पर्पल इधर इस ग्रुप में आ जाता है, तो 4 है, राइट, 4 है, 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसीलिए जो हमारा N2 है, N2 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, हम ट्रिपल बॉन्ड्स इसीलिए है क्योंकि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब सिमिलरली आप F2 का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और Ne2 का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स आप बना ही सकते हैं। कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ पर Ne2 का वो बोल रहा है नो बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली बनना चाहिए 0। क्या, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बनेगा 0, मतलब टेक्निकली वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसीलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। अगर मेरे को बताना है, मैंने पेपर में सॉल्व कर रखा है, आप जरूर ये सॉल्व करना। फ्लोरीन के केस में नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं वो 10 आने चाहिए, नंबर ऑफ जो एंटी बॉन्डिंग आ रहे हैं वो आपके 8 आने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नियॉन में देखें, क्योंकि वो 0 आना चाहिए, नियॉन में आपका जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग है और जो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और दोनों का वैल्यू मैं जो बोल और मतलब 10 होना चाहिए। ये आप प्लीज चेक करना अपने ऑन, चेक ऑन योर ओन, क्योंकि मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया है कि एमओटी कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेंगे इसके ऊपर। तो हम बनाते हैं हमारा पहला एमओटी डायग्राम। तो एमओटी डायग्राम कैसे बनता है, मतलब हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हमारे होते हैं 1s ऑर्बिटल सिग्मा वाले, सिग्मा 1s ऑर्बिटल जाते हैं। फिर हमारा सिग्मा 2s ऑर्बिटल आता है। अब हमारे p ऑर्बिटल्स आते हैं। p ऑर्बिटल्स का एक केस हो जाता, केस वाइज बन जाता है। या तो पहले हमारे पाई 2px और 2py ऑर्बिटल आएंगे और सिग्मा 2p, फिर सिग्मा 2pz आएगा, या फिर उल्टा होगा, यानी कि पहले सिग्मा 2pz आएगा फिर पाई आएंगे। तो हमें ये कैसे पता करेंगे, हम ये पता करेंगे एटॉमिक नंबर के हेल्प से। अगर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 7 या 7 से कम है तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, और फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz। अगर एटॉमिक नंबर 8 से बड़ा है, 8 या 8 से बड़ा है, तो क्या होगा, पहले हमारा सिग्मा 2pz आएगा और फिर हमारा दो दो पाई आ रहे वो आ रहे। और अगर ये 1s है तो ये 1 स्टार है। जहां स्टार होता है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। अब हमारे N2 के केस में हम इसमें जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। इसके बाद इसका सिग्मा स्टार, पाई स्टार आ रहा है, फिर सिग्मा स्टार आ रहा है, ठीक है। और इसका भी उल्टा है, मतलब पाई स्टार आ रहा है, वो आ रहा है, फिर सिग्मा स्टार आएगा। एनीवेज, तो अब हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। फिर हम देख सकते हैं जो हमारे नीचे वाले होते हैं
यानी कि ये हमारे हो जाते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले हो जाते हैं। और ये जो ऊपर वाले होते हैं, जिसको हम मान लो इस कलर से दिखाते हैं, ये ऊपर वाले जो होते हैं ये हो जाते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या करेंगे, फिर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का डिफरेंस लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही प्रेफरेबल बॉन्ड नंबर होगा, या फिर उसे राउंड ऑफ कर देना। ओके, अब हम आते हैं 62nd क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा वेलेंस बॉन्ड थियरी और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं 62nd क्वेश्चन क्या बोलता है। 62nd क्वेश्चन बोलता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। How can you interpret energy changes taking place in the formation of dihydrogen? ठीक है, तो वेलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, वेलेंस बॉन्ड थियरी में दो तीन चीजें इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मान लो अब दो इलेक्ट्रॉन जैसे आ गए, दो एटम जैसे आ गए, तो अब क्या होगा, सबसे पहली चीज, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम कोई और कलर में दिखा दें, तो हम दिखा देते हैं ब्लैक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस जो है ये इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, राइट। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हमें क्या दिख रहा है, हमें रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स दिख रहा है। अब इन ही फोर्सेस की वजह से हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो अगर हम कोई भी बॉडी स्टेशनरी रखते तो उसमें डेवलप हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम दो एटम्स को ऐसे स्टेशनरी रख रहे तो इनिशियली उसमें अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। अब वो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं मतलब जो हमने ऊपर फोर्सेस पढ़े थे, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पढ़े थे हमने, ये दोनों फोर्सेस इन दोनों एटम्स पे एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब वो जो रिपल्शन है या वो जो अट्रैक्शन है, वो रिपल्शन और अट्रैक्शन फील होने लगेगा इधर, है ना। और क्योंकि वो रिपल्शन और अट्रैक्शन फील होने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि अब ये दोनों या तो अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो रिपेल हो रहे हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कायदे से थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी में होता है, क्योंकि ये पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर जब ये रिपल्शन और अट्रैक्शन कोई फायदा ही नहीं रखेगा। उस केस पे, उस पॉइंट पे हम बोल देते हैं कि हमने अचीव कर लिया है पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। हमने क्या अचीव कर लिया, हमने अचीव कर लिया है पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। अब याद करने वाली बात यह है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी पे हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और रीजन बेसिकली यही है कि जो स्टेबिलिटी है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज ज्यादा एनर्जेटिक है वो कम स्टेबल है। अगर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखना, तो अगर आप एक 2 साल के बच्चे को देखो, तो एक 2 साल के बच्चे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो बच्चा इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहता है, तो उसमें क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन फिर वही तुम एक 16 यानी कि 16-17 साल के बच्चे को देखो, तो वो इधर उधर भागेगा नहीं, वो एक जगह बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, एनर्जी उसकी थोड़ी कम है, तो वो स्टेबल है, वो एक ही जगह बैठा रहता है, राइट। यही लॉजिक हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है, सेम टू सेम लॉजिक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली हमारा जो है
पास आते रहेंगे, पास आते रहेंगे, फिर अट्रैक्शन तो बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने कम डिस्टेंस में हमारा अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये बना, और ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर एक जीरो लेवल मान लेता हूं मैं, मान लो ये रहा जीरो। अब इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो दोनों हॉल्ट पे हैं, राइट। अब क्या होगा, जैसे ये पास आते रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, 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 कम होगा। कब तक कम हो जाएगा, जब तक हम पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी नहीं रीच करते हैं। मान लो जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी मिल गया, यानी कि जो ये डिस्टेंस है आपका, ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। अब वो पास आ रहे थे, वो अट्रैक्शन फेस कर रहे थे, राइट। वो अट्रैक्शन फेस क्यों कर रहे थे, वो अट्रैक्शन फेस कर रहे थे, वो अट्रैक्शन फेस कर रहे थे तो पास आ रहे थे, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, क्योंकि वो अट्रैक्शन फेस कर रहे थे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा था, पुल कर रहा था, तो वो अट्रैक्शन हो रहा था। फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी आया। पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी के बाद तो रिपल्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन बंद होते, रिपल्शन फोर्स पैदा होते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पास आ गए हैं। तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे बढ़ता जाते जाता है इसका कर्व, ठीक है। तो ये पार्ट में, हमारे कर्व के इस पार्ट में, इस कर्व के इस पार्ट में जनरली फेस करते हैं हम अट्रैक्शन, और हमारे कर्व के इस पार्ट में जनरली हम वो करते हैं, फेस करते हैं रिपल्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का खेल है। तो ये तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाउ कैन यू इंटरप्रेट एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस, वो पास आते हैं, ये रिपल्शन होता है, ये होता है। अब अगर हम बात करें वेलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर, तो वेलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, ये एक थियरी है जो हमें बताता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। जो हमने ये पढ़ा था, राइट, कि ये वाला पार्ट, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये रहा। जो हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट मारता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। ये ही चीज वेलेंस बॉन्ड थियरी बात करती है इसके ऊपर, यही वेलेंस बॉन्ड थियरी है, ठीक है। वेलेंस बॉन्ड थियरी टेक्निकली यही बातें करती है। अगर आपको स्टेटमेंट्स में लिख के दूं तो स्टेटमेंट्स में नीचे लिख देता हूँ वेलेंस बॉन्ड थियरी के ऊपर। ओवरऑल वो बात जो करती है वो तो मैंने बता दिया आपको। तो वेलेंस बॉन्ड थियरी का पहला पॉइंट है कि एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन। एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी विदाउट, even after the formation, sorry, without like, lose their identity even after formation, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है, सॉरी दूसरा पॉइंट जो है, द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स as the two atoms come close to each other and the inner atoms don't work. Basically, bond is formed due to interaction of valence electrons. Okay, due to the interaction of valence electrons. फिर आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमें बोलता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऊपर बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी इज फॉर्म फैक्ट कि बॉन्ड एनर्जी के टाइम पे, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी
is accounted by the fact that energy is released energy is released during bond formation ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक और चार्ज हमने जो पढ़ी थी, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच लूज देयर आइडेंटिटी, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। मतलब ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स lose their identity during बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमारा वेलेंस बॉन्ड थियरी का जो है वो हमारे वेलेंस बॉन्ड थियरी के स्टेटमेंट्स हैं 4। ठीक है, तो हम अगर रिवाइज करने, पहला पहला स्टेटमेंट है एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन। इसका कंटिन्यूटी स्टेटमेंट आप ये समझ सकते हो कि पूरा एटम लूज नहीं करता है, खाली वेलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, इसीलिए ओवरऑल एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। दूसरी चीज है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तीसरी चौथी चीज है स्टेबिलिटी। कैसे बताते हैं? स्टेबिलिटी अकाउंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, जो कि हमने अपने इस इलेक्ट्रॉन डायग्राम में देखा था। इस डायग्राम में क्या हो रहा है? इस डायग्राम में ये हो रहा है, पहले हमारे जो दो न्यूक्लियस थे, इसका डायग्राम के लिए न्यूक्लियस बना देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वन, न्यूक्लियस एटम वन, एटम टू, एटम है। ये एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास पास आ जाते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, 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 जब तक वो पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी पे नहीं पहुंचे। एक बार वो पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी पे पहुंच गया तो फिर क्या होता है? फिर रिपल्शन शुरू हो जाता है। किसका रिपल्शन? न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाता है और इन्फिनिटी तक चले जाता है। तो ये 60 सेकेंड क्वेश्चन हमने पूरा का एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको बहुत अच्छे से, कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वेलेंस बॉन्ड कैसे काम करता है और एनर्जी का क्या सीन चलता रहता है इधर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 60 सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। 60 सेकेंड कर लिया हमने, मतलब अब हम 63rd के ऊपर आते हैं। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 एंड the axial bonds are longer as compared to the equatorial. Both axial and equatorial bonds are considered to have the same bond length. Kindly explain. तो पहला बात तो हमें ये बोल रखा है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये बोल रहे हैं कि PCl5 और SF6 के हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोलो। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो था हमारा स्टेरिक नंबर, और दूसरा क्या था? स्टेरिक नंबर के हिसाब से हमारा जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो आ जाता है ना? ये एक चीज पढ़ा था। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? हम बेसिकली सेंट्रल एटम में देखने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनवा देते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, तो फॉस्फोरस अपने ग्राउंड स्टेट में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से नहीं लिख रहा मैं, 3s से, 3s2 3p3 होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है? यानी कि उसका कुछ 3s ऑर्बिटल हमारा, ये हमारा 3p ऑर्बिटल है, और ये हमारा 3d ऑर्बिटल है। अब क्या होता है? अब हमारे क्लोरीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्लोरीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब 5 ऑर्बिट्स चाहिए हमें, 1 2 3 4, 3 ही ऑर्बिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इस
एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर भेज देंगे, तो अब क्या होगा, अब ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक एस ऑर्बिटल आ रहा है, 3 p ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक डी ऑर्बिटल आ रहा है। तो ये sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसी तरह अगर हम बनाए कि हमारे SF6 का बनाए, तो SF6 का मैं सीधे ये वाला जो स्टेज बनाई, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो मैं अगर हमारे PCl5 का तो ये वाला सीन है, राइट। मैं हमारे अगर SF6 का सीधे एक्साइटेड स्टेट बना देता हूं, यानी कि ES बना देता हूं, तो वो होता है ये एक। ठीक है, और ये हमारा डी ऑर्बिटल्स 1 और 2। ग्राउंड स्टेट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 एंड 3p4। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल से ये आया है, और एक p ऑर्बिटल से ये आया है। अब ये और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन के लिए आ जाएंगे। तो एक s 3p और 2d हाइब्रिडाइज होके हमें दे देंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी के चलते चलते PCl5 हमारा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल बन जाता है। PCl5 क्या बन जाता है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल बन जाता है। और हमारा जो SF6 है, SS6 का स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ये बन जाता है 6,0 ऑक्टाहेड्रल बन जाता है हमारा SF6। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, और SF6 का स्ट्रक्चर ये है, ये वाला बॉन्ड। और ये दोनों प्लेन के नीचे आ रहे हैं, F और F। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, SF6 में जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या बोल, या फिर अभी मैं अगर आपको बता देता हूं, तो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन है हमारे कंपाउंड का, मान लो। ठीक है, तो जो ये प्लेन से ऊपर आते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, प्लेन के साथ 90 डिग्रीज में है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते थे हम एक्सियल बॉन्ड, या और दूसरे जो प्लेन में है, तो ये और ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और ये हमारा एक्सियल बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ 120 डिग्रीज है, यहाँ 120 डिग्री हो 20 है, क्योंकि ये और आएंगे, क्योंकि इन पे रिपल्शन फेस होता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स का। रिपेल करते हैं तो ये दूर 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 जाते हैं, ताकि रिपल्शन सबसे कम फेस हो। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन सबसे कम फेस हो रहा है, तो इसीलिए ये क्लोरीन एक्सियल क्लोरीन दूर जाते हैं, ताकि ये अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रिपल्शन अपना बचा सके, रिपल्शन से अपने आप को बचा सकें। SF6 के केस में क्या होता है, सारे जो फ्लोरीन है वो इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्शन फेस करते हैं। क्योंकि ये सारे इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्शन फेस करते हैं, इनको मूव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इक्वल अमाउंट रिपल्शन करते हैं, एक तरह से वो इक्विलिब्रियम टाइप स्टेट हो जाता है। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम टाइप स्टेट हो जाता है इक्वल रिपल्शन की वजह से, तो इनमें सारे लेंथ जो हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो 63rd क्वेश्चन अगर मेरे को आपको फिर से समझाना है, तो 60 करते हैं sp3 है, sp3d2 और sp3d वाले हाइब्रिडाइजेशन एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे आते हैं सीधे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है ज्यादा। एक्सियल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जो प्लेन, मतलब कंपाउंड के प्लेन को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जनरली एक्सियल बॉन्ड डिपेंड करता है, का लेंथ डिपेंड करता है रिपल्शन, किसके रिपल्शन से,
जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के रिपल्शन की वजह से हमारा एक्सियल बॉन्ड का लेंथ डिटरमाइन होता है। अब अगर हम देखें तो PCl5 के केस में, जो कि ये क्लोरिन्स हैं तीन हमारे, ये वाला और ये वाला, इन क्लोरिन्स के रिपल्शन अच्छा खासा होता है इन क्लोरिन में। तो एक्सियल जो कंपाउंड्स है हमारे, ये अच्छा खासा रिपल्शन फील करते हैं। रिपल्शन का इफेक्ट कम करने के लिए इन्होंने अपना लेंथ बढ़ा दिया है। तो इसीलिए हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा लंबे हैं। अगर हम SF6 के बारे में बात करें तो SF6 में हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्शन फील होता है, हर फ्लोरीन एटम में। अब क्योंकि हर फ्लोरीन एटम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्शन फील होता है, इसीलिए हमारा फ्लोरीन SF6 में सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, आते हैं 64th क्वेश्चन पे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है हमने इस क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर्स में इनफैक्ट। तो ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम के हाइड्रोजन, अगर हमारा CH4 टाइप है तो ये sp3 होता है। अगर हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के साथ तो sp2 बन जाता है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के साथ तो ये खाली sp बन जाता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में कर रखा था, है ना। बेसिक कुछ नहीं है, आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है और हो जाएगा आपको इसमें। ठीक है, स्टेरिक नंबर का यही लॉजिक है। देखो, 4 स्टेरिक नंबर है तो sp3 होता है, 3 स्टेरिक नंबर है तो sp2 होता है, और स्टेरिक नंबर 2 है तो sp होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आ जाता है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, मतलब 65, 66, 67, 68 हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के ऊपर आता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी हमने पिछले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, molecular orbitals formed, two atomic orbitals are formed called bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Energy of anti-bonding molecular orbitals is raised above the parent atomic orbitals that have combined, and the energy of bonding orbital is lower than the parent atomic orbitals. तो ये हमें ये बोल रहा है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है उनके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज्यादा है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी उनके अपेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम है। ठीक है, अब एनर्जी का ऑर्डर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जो पहला उन्होंने सीरीज दे रखा है, ये हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन के केस में, मतलब पहला है एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 के केस तक। और जो दूसरा ये लंबा सीरीज उन्होंने दे रखा है, ठीक है, वो है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7, यानी कि 8, 9। तो वही लिखा है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑर्डर ऑफ एनर्जी गिवन है। अब फिर अगला बोलता है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम कंबाइन विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेकेंड एटम टू हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। फिर अगर ओवरलैपिंग इज हेड ऑन तो फिर क्या हो जाता है, वो फॉर्म करता है हमारा सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, और अगर ओवरलैपिंग हेड ऑन नहीं है यानी कि लैटरल है, राइट, क्योंकि वो लैटरल है तो फिर क्या होगा, लैटरल में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, दूसरा तरह का जो बॉन्ड है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एज फॉलोड फॉर फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। हाउएवर द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज नॉट सेम। पहले क्या होता है, लोअर वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो
लोअर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरता है और फिर वो हायर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरता है। तो पूरे पैराग्राफ का ये समरी है। अब अगर हम देखें 65, 66, 67, 68 वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं। तो अगर तो हमने ये वाले पूरे सॉल्व कर दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67, 68। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाले जो है हमने डिस्कस करा था हम। और आज के ही क्लास में हमने नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स बनाए थे ऐसे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर खत्म हो जाता है और हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो गौरव सर,